नमस्कार। आज के इस सार्वजनिक व्याख्यान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। व्याख्यान को देर से प्रारंभ करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हमारे बीच में एक अत्यंत ही सम्मानित व्यक्तित्व इस व्याख्यान को देने के लिए उपस्थित हैं, श्री राम बहादुर राय साहब। श्री राम बहादुर राय जी कुछ उन लोगों में से हैं जिन्हें यद्यपि किसी प्रकार के परिचय की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु फिर भी मैं कुछ शब्द उनके परिचय में यहाँ पर कहना चाहूँगा। उनका 50 वर्षों से भी अधिक समय का पत्रकारिता का और राजनीतिक कार्यकलाप का लंबा एक करियर रहा है। आप लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में सक्रिय रहे और उसके बाद 1974 के बिहार आंदोलन में संचालन समिति के सदस्य रहे। इमरजेंसी में तत्कालीन सरकार ने आपको बंदी भी बनाया। कई महत्वपूर्ण दायित्व पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने निभाए हैं। जनसत्ता के आप संपादक कई दशकों पहले थे। वर्तमान में आप अध्यक्ष हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के। कई बहुचर्चित पुस्तकें आपने लिखी हैं, जैसे रहबरी के सवाल, मंजिल से ज़्यादा सफ़र, शाश्वत विद्रोही राजनेता आचार्य JB कृपलानी, नीति और राजनीति। इसके अतिरिक्त आपने अनेक पुस्तकों का संपादन किया है। इस आज के व्याख्यान की औपचारिक रूप से अध्यक्षता करने के लिए हमारे बीच डॉक्टर A सूर्यप्रकाश उपस्थित हैं। डॉक्टर A सूर्यप्रकाश भी आपकी तरह ही पिछले 50 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, वरिष्ठ स्तंभकार हैं और कई बहुचर्चित पुस्तकें उन्होंने संविधान के ऊपर और पार्लियामेंट के ऊपर लिखी हैं। वे हमारी जो कार्यकारिणी परिषद है उसके वर्तमान में उपाध्यक्ष भी हैं और उसके पहले प्रसार भारती के 2 टर्म्स के लिए वे अध्यक्ष थे। चूँकि कार्यक्रम विलंब से आरंभ हुआ है, इसलिए मैं अब बिना किसी देरी के आमंत्रित करना चाहूँगा राम बहादुर राय जी को कि वे अपना व्याख्यान आरंभ करें। आदरणीय सूर्यप्रकाश जी, नेहरू मेमोरियल के डिप्टी डायरेक्टर रविकांत मिश्रा जी और मित्रों, भारतीय संविधान का ये जो समय है उसको मैं सुमिरन काल कहना चाहूँगा। कभी इसको भुला दिया गया था। उस दौर में यह संविधान केवल वकीलों या अदालतों या कानून के छात्रों तक ही सीमित था। और आप जानते हैं कि जो स्थिर होता है उसे लोग भुला देते हैं। और जैसे 3 मूर्ति परिसर को ही अगर आप लीजिए तो कुछ साल पहले तक ये बहुत स्थिर था। अब प्रधानमंत्री संग्रहालय हुआ है तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, तो इसमें गति आई है। संविधान को भी अगर हम पढ़ें ध्यान से, और बहुत लोग होंगे इसमें जिन्होंने पढ़ा भी होगा, तो बहुत नीरस वो डॉक्यूमेंट है या किताब कहिए तो किताब है। लेकिन उसका जो इतिहास है, उस इतिहास में जो पराक्रम छिपा है वो आकर्षक है, प्रेरक है और रोचक है, जहाँ तक मैंने देखा है। 2015 को हम कह सकते हैं कि एक निर्णायक वर्ष है संविधान की दृष्टि से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में संविधान दिवस की घोषणा की। और संविधान दिवस की घोषणा से हुआ ये कि अब वो अध्याय
जो मेरी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण है वह जिसमें संविधान की यात्रा है, जिसमें संविधान की मांग है, जिसमें संविधान सभा की अवधारणा है और इस संविधान सभा का गठन है। ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है मेरी नज़र में। और ये आप सब जानते हैं कि संविधान सभा यानी संविधान की मांग की यात्रा 1892 से शुरू होती है। अब जिस विषय पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, संविधान सभा में आज के ही तारीख में 76 साल पहले जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक, अंग्रेजी में उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मैं उसको और संविधान सभा की कार्रवाई में लिखा हुआ है लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव हिंदी में, और अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखा हुआ है। मैं इन दोनों से हट करके एक अलग शब्द देना चाहता हूं, और उस क्यों वो अलग शब्द देना चाहता हूं और क्यों मैं ये कह रहा हूं, इसको हम बाद में आपके सामने रखेंगे। और इसीलिए रविकांत जी ने जब हमसे बात की तो मैंने कहा कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू का संकल्प प्रस्ताव लिखिए, और तो मैं उसको कहता हूं कि वो संकल्प प्रस्ताव था, और वो वास्तव में स्वाधीनता संग्राम का एक विकट राजनीतिक परिस्थिति में रखा गया प्रस्ताव था। उस समय की परिस्थितियों को अगर आप देखेंगे, अनुभव करेंगे, तो आपको लगेगा कि दरअसल ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्ताव रखा, उस पर भाषण दिया, उसमें जो बातें कही, तो संविधान सभा की कार्रवाई में वे बातें आपको नहीं मिलेंगी जो बाहर घटित हो रही थी। सदस्यों के भाषण में उसके कुछ लक्षण तो नहीं दिखते हैं, लेकिन वो पूरा चित्र नहीं दिखता है। और पिछले दिनों मैं उपेंद्र बख्शी से मिलने के लिए गया था, प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी। उनसे मैंने बड़ी लंबी बात की, और आप सब जानते हैं कि संविधान के इतिहास के वो बहुत माने जाने नाम है। उन्होंने बातचीत में मुझसे कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का संविधान में या संविधान बनाने में बहुत मौलिक योगदान है, लेकिन तुरंत उसी लंबी बातचीत के अंत में उन्होंने ये भी कहा कि नेहरू ने संविधान को बहुत नुकसान भी पहुंचाया। सुभाष कश्यप, जिनको आप जानते हैं, जिनका नाम आपने सुना है, जिनको हो सकता है कि आपने पढ़ा भी हो और सुना भी हो, सुभाष कश्यप ने लिखा है, कई जगह लिखा है कि संविधान के दर्शन को, निर्माण को, संविधान के अनुसार शासन में योगदान में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत योगदान है। मैं आपको ये पहले इसकी चर्चा करना चाहता हूँ कि संविधान सभा की या संविधान में जवाहरलाल नेहरू का मौलिक योगदान क्या है। तो मैंने 5 मौलिक उनके जो योगदान हैं उसको मैंने लिखा है। नंबर 1 कि तिलक महाराज, एनी बेसेंट से लेकर के और जवाहरलाल नेहरू तक सब अगर आप देखेंगे
तो सब संविधान होना चाहिए हमारा, ये तो कहते हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति हैं, पहले राजनेता हैं जिन्होंने साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ जाने के बाद और उस रिपोर्ट को जब हाउस ऑफ कॉमन्स ने स्वीकार कर लिया तो जवाहरलाल नेहरू ने वो पहली दफे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शब्द का इस्तेमाल किया अपने एक लेख में, जो डेली हेराल्ड में लंदन में 1933 में छपा और संयोग से वो 2 अक्टूबर 1933 को छपा, उसी दिन जिस दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है। तो संविधान सभा की अवधारणा जवाहरलाल नेहरू ने दी। उनके लेख में क्या बातें थी इस पर मैं बाद में आता हूं। दूसरा, संकल्प प्रस्ताव उन्होंने रखा 13 दिसंबर 1946 को। संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को उन्होंने प्रतिपादित किया और संविधान सभा की विभिन्न कमेटियों की, बहुत महत्वपूर्ण कमेटियों की उन्होंने अध्यक्षता की और इस नाते संविधान के बनने की प्रक्रिया में उन कमेटियों की रिपोर्ट्स का जो योगदान है वो जवाहरलाल नेहरू के खाते में जाता है। उसी तरह से समय समय पर संविधान सभा की बहस में जवाहरलाल नेहरू का हस्तक्षेप है। कई जगह सफाई भी है, स्पष्टीकरण भी है और कई जगह विचलन भी है, फिसलन भी है। उसको भी मैं मानता हूं कि और परंतु नेहरू के बोलने के बाद संविधान सभा में उसको संविधान सभा गाइडलाइन मान लेती थी। तो इस तरह से परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के बनने की प्रक्रिया में बहुत ज़बरदस्त हस्तक्षेप किया है जगह जगह। वह एक अध्ययन का भी विषय है। और पांचवा, जो मैंने आपसे कहा कि 5 बातें हमने उनके योगदान के बारे में लिखा है, वो 5वां है कि अनौपचारिक रूप से और पर्दे के पीछे भी उनके रोल हैं। जैसे अभी मुझे तुरंत जो याद आ रहा है मैं आपको बताऊंगा, उस पर हम आ रहे होंगे उससे। जैसे एक्सपर्ट कमेटी जो उन्होंने बनाई तो उसमें एक दिन के.एम. मुंशी को उन्होंने बुलाया और कहा कि के.एम. मुंशी को ये लग रहा था कि एक्सपर्ट कमेटी को शायद संविधान का खाका भी बनाना है। तो जवाहरलाल नेहरू ने के.एम. मुंशी को बुलाया और कहा कि ये संविधान का खाका वगैरह छोड़ दीजिए, आप 2 बातों पर कंसंट्रेट करिए। नंबर 1 कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए। नंबर 2 कि संविधान सभा जब बैठेगी तो उसकी नियमावली, कार्य नियमावली, कार्य संचालन नियमावली क्या होगी, ये 2 बातों पर आप ध्यान दीजिए। और इस तरह से फिर के.एम. मुंशी ने जो किया वो सब लोग जानते हैं। जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया वो 6वीं बात है जिसको हम अंत में आपसे कहेंगे। अब दिसंबर 31 एक तारीख हम लोगों को 1929 की दिसंबर 31 की तारीख हम लोगों को याद रखनी चाहिए। वही तारीख है जिस दिन पहली बार कांग्रेस ने लाहौर में रावी के किनारे पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया। और ये पूर्ण स्वराज्य का जो संकल्प है वो कलकत्ता कांग्रेस से लाहौर कांग्रेस तक की जो यात्रा है उसमें बहुत संघर्ष है कांग्रेस के अंदर। उसको
उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन जिसको साइमन कमीशन की रिपोर्ट कहा जाता है, वो वास्तव में उसका जो औपचारिक नाम है वो है वो ब्रिटेन की सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाई हुई वो संवैधानिक आयोग था, और उसी की रिपोर्ट के आधार पर 1935 का एक्ट बना, और जो 1933 में साइमन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसको हाउस ऑफ कॉमन्स ने पारित किया, और वही फिर जो है वो 1933 मार्च में वो रिपोर्ट आती है, और उसको कांग्रेस अस्वीकार कर देती है। उसके बाद 1933 का ही, जैसा मैंने आपसे कहा कि जवाहरलाल नेहरू वो लेख लिखते हैं, डेली हेराल्ड में वो छपता है, और उसमें वो उन्होंने संविधान सभा की अवधारणा रखी। मैंने आपसे कहा था कि मैं उसमें जो खास बातें हैं उसके बारे में आपके सामने जो मैंने कुछ पढ़ा है वो बताऊंगा। नंबर 1, पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए जो स्वतंत्रता का संविधान बनाएगी, स्वतंत्र भारत का संविधान बनाएगी, और बालिग मताधिकार के आधार पर वो निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने उस लेख में कही है कि कांग्रेस अपने लिए सत्ता नहीं चाहती। उस लेख को आप लोग पढ़िए, मजेदार लेख है, और उससे जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व को भी आप जान सकते हैं कि कितना समझौता करते हैं, कितना आगे बढ़ते हैं, कितना फिसलते हैं, कितना गिरते हैं। तो कांग्रेस अपने लिए सत्ता नहीं चाहती, ये उस लेख का में आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और उससे भी जो बड़ी बात कही, जो गांधी जी के खाते में लोग डाल देते हैं, लेकिन सबसे पहले जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के विसर्जन की बात कही वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसी लेख में उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस स्वयं को भंग कर देगी, और वही जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पर बिल्कुल शिकंजा कस लिया, जो विरोधी थे उनको बाहर कर दिया। मैं कल रात को देख रहा था, उनके मंत्रिमंडल में 1950-51 में उनके मंत्रिमंडल में एमओ मथाई थे। एमओ मथाई उसी तरह से थे जैसे एस जयशंकर इस मंत्रिमंडल में है। हाँ, जॉन मथाई, आप ठीक कह रहे हैं। तो जॉन मथाई ने इस्तीफा दिया है जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से, और विरोध में इस्तीफा दिया है, बहस करने के बाद इस्तीफा दिया है। यानी जो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के विसर्जन की बात करते हैं आज़ादी के बाद, वो जॉन मथाई जैसे बड़े व्यक्ति को, अपने क्षेत्र का वो इस देश का सबसे बड़ा व्यक्ति था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र का, उनको बर्दाश्त नहीं कर सके। ऐसे बहुत किस्से हैं। लेकिन तो चौथी बात जो उन्होंने कही, और वो ये कि कांग्रेस इस प्रस्ताव को स्वीकार करे। उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है, और ये हुआ भी 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो मुंबई में कांग्रेस हुई, तो जवाहरलाल नेहरू के इस रेजोल्यूशन को, यानी संविधान सभा के मांग का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया, और इस तरह से वो कांग्रेस का प्रस्ताव बना।
अब कांग्रेस बताएगी अपने इतिहास की किताबों में कि उन्होंने विसर्जन वाली बात स्वीकार की या नहीं की, लेकिन अब ये जो हमारी स्वाधीनता है वो साम्राज्य से मुक्ति और हिंदू मुस्लिम प्रश्न का समाधान, ये दो बातों में आप कांग्रेस के चाहे नेहरू हों या गांधी जी हों, इन दोनों के अगर आप 34 से लेकर के और 46 तक कम से कम नहीं तो 45 तक इनके तमाम जो भाषण हैं उनको आप अगर देख लें तो आप पाएंगे कि गांधी जी भी और नेहरू भी दोनों कहते हैं कि संविधान इसलिए हम बनाना चाहते हैं अपना, ताकि हम अंग्रेजों से मुक्ति पा सके, भारत स्वतंत्र हो सके। और वे ये भी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सवाल को भी हम हल कर लेंगे संविधान बनाकर। इसलिए प्रोफेसर ये इतिहासकार रमेश चंद्र मजुमदार, प्रोफेसर रमेश चंद्र मजुमदार की अगर आप वो पुस्तक देखेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल, तो उसमें वो एक जगह कहते हैं कि जब ये इस बात को सिद्ध करने का अवसर आया तो नेहरू और गांधी दोनों के पास इसका जवाब नहीं था। हिंदू मुस्लिम प्रश्न को हल करने का जवाब नहीं था। तो इस तरह से इन दो बातों को हासिल करने के लिए जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा चाहते थे। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू ने इन दो बातों की उपेक्षा की और संविधान जिस लिए वो चाहते थे वो केवल अपनी सत्ता के लिए चाहते थे। उनको भारत की स्वतंत्रता और हिंदू मुस्लिम प्रश्न का समाधान ये उनके लिए दूसरा दोयम दर्जे का प्रश्न था। और ये इतिहास को फिर से देखेंगे तो पाएंगे कि विभाजन रुक सकता था। और उनका जोर था कि बालिग मताधिकार से बनी हुई संविधान सभा हो, लेकिन जो संविधान सभा बनी वो 12% वोटर के परोक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों से बनी। और इसे और गहरे उतर करके अगर आप देखें तो पंडित नेहरू ब्रिटिश फ्रेमवर्क में ही उसके ही अनुशासन में उन्होंने अपने लेख में लिखा था कि हम अपने अनुशासन में संविधान सभा चाहते हैं, लेकिन जो संविधान सभा बनी वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत बनी, यानी ब्रिटिश योजना में बनी। और पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद के पत्रों में ये बात बहुत स्पष्ट है। और आज़ाद ये सवाल उठा रहे हैं लेकिन नेहरू के पास उसका कोई जवाब नहीं है। और ये पंडित नेहरू ही हैं जिन्होंने कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा को स्वीकार किया। दूसरी तरफ 1940 में पहली बार ब्रिटिश शासन ने परोक्ष रीत से संविधान सभा की मांग स्वीकार कर ली। उससे पहले कभी अंग्रेजी शासन ने ये संविधान सभा की मांग को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन 40 में स्वीकार कर लिया। और 8 अगस्त 1940 को वाइसराय लिलिंथगो थे, उन्होंने ये घोषणा की। हालांकि वो घोषणा बहुत टेढ़ी मेढ़ी है और उसी का विस्तार क्रिप्स के प्रस्ताव में हुआ। जैसा मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि भारत का विभाजन रुक सकता था, तो क्रिप्स का प्रस्ताव अगर आज भी देखा जाए, इतिहास में लौट करके आप पीछे देखें तो क्रिप्स प्रपोजल अगर कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया होता
तो भारत का विभाजन रुक सकता था। नहीं, हाँ, बाद में हम इस पर आएंगे जी। नहीं, अभी नहीं, बाद में। हम बाद में लोग आपको अभी भी अवसर चर्चा दिया कर जाएगा। सकते हैं, जब आप कहेंगे तब बाद में चर्चा। अवसर आपको दिया जाएगा जी। अच्छा, और दो महापुरुषों ने कांग्रेस नेतृत्व को ये सलाह दी कि आप क्रिप्स प्रस्ताव स्वीकार करिए। उसमें एक श्री अरविंदो थे और दूसरे सी राजगोपालाचारी थे। बल्कि इसी सवाल पर सी राजगोपालाचारी कांग्रेस से बाहर हुए। और क्रिप्स भारत में 2 बार आए हैं। मैं प्रसंगवश बता रहा हूँ, एक बार 39 में आए और दूसरी बार 1942 में आए। तीसरी बार तो उस कैबिनेट मिशन में आए। क्रिप्स नेहरू जी के दोस्त थे और दोस्ती की कड़ी वीके कृष्ण मेनन थे। वो एक अलग इतिहास है, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और ये जो 1942 में जो क्रिप्स आए, वो चर्चिल के भेजे हुए दूत थे। चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे और चर्चिल पर रूजवेल्ट का, अमेरिकी राष्ट्रपति का इतना दबाव था कि उस दबाव में क्रिप्स को भेजा गया। लेकिन हमारे यहाँ महात्मा गांधी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है डूबते हुए बैंक का, और ये कह करके उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 14 जून 1945 को ब्रिटिश शासन ने पुनः क्रिप्स प्रस्ताव पर जोर देने के लिए एक श्वेत पत्र जारी किया। और मैं आगे बढ़ता हूँ। जो घटनाक्रम है, जुलाई में वहाँ चुनाव होते हैं। जब युद्ध समाप्त हो गया, एटली प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेबर पार्टी की सरकार आती है। तो हमारे यहाँ एक आम धारणा है कि लेबर पार्टी जो है वो भारत की बड़ी दोस्त थी, और मुझे लगता है कि ये भ्रम है, भ्रांति है। वो लेबर पार्टी हो या कंजर्वेटिव पार्टी हो, उसके अपने हित हैं। भारत के हितों से उसका कोई लेना देना नहीं है, और इसलिए साम्राज्य के और औपनिवेशिक हितों के मामले में दोनों पार्टियों ने एक सा रवैया अपनाया। और नहीं तो इटली के समय में भारत के विभाजन की कोई ज़रूरत नहीं थी। चुनाव 1935 के अधिनियम के तहत विधानसभा और सेंट्रल असेंबली के हुए और उसे नेहरू ने स्वीकार किया। और उसी दौरान 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई, जो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। और कैबिनेट मिशन से जो बातचीत हुई प्रमुखतया वो पंडित नेहरू की हुई। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने, समझौते वगैरह नहीं हो पाए थे, तो अपनी ओर से एक तरफा उन्होंने अपना प्लान घोषित किया और कांग्रेस कार्य समिति ने उसे 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पंडित नेहरू अपने बुनियादी बातों पर जो उन्होंने उस लेख में लिखा था उससे पीछे हटे, समझौता किया। और जब नेहरू ये कर रहे थे तो कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, उसके बड़े नेता आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, उन्होंने जबरदस्त विरोध किया। और जेपी के और आचार्य नरेंद्र देव के लेख और भाषण आज डॉक्यूमेंटेड हैं, नेहरू मेमोरियल में उपलब्ध हैं, आप उसको चाहें तो देखें।
एआईसीसी में पंडित नेहरू को कहना पड़ा विरोध के कारण कि हमने संविधान सभा को स्वीकार किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया है। मतलब उनका ये था कि कैबिनेट मिशन की जो शर्तें हैं, सारी की सारी शर्तें हमने स्वीकार नहीं की है, हमने केवल संविधान सभा स्वीकार किया है। कुछ हद तक मैं यहाँ मानता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक राजनयिक के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू सही थे। और मैं यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये देख लिया था कि संविधान सभा ही है जो हमें स्वतंत्रता दिला सकती है। तो जहाँ तक पीछे हटने की ज़रूरत पड़ी थी वहाँ वो पीछे हटे, लेकिन संविधान सभा के किसी तरह से संविधान सभा बुला ली जाए, इस पर उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, बल्कि इस पर उस समय के लॉर्ड वेवेल को और एटली को भी मजबूर किया कि आप संविधान सभा का गठन नहीं रोकिए। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग और खास करके जिन्ना और लियाकत अली दोनों पूरी ताकत लगाए हुए थे कि संविधान सभा न बुलाई जाए। और संविधान सभा बुलाने की अंततः सरकारी घोषणा 20 नवंबर को हुई कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा शुरू होगी। परंतु इस बीच एक घटना या एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है मेरी नज़र में, आप भी मानेंगे कि वो महत्वपूर्ण है, उस तरफ मैं ध्यान आपका दिलाना चाहूँगा। जब मुस्लिम लीग ने बहुत दबाव डाला कि संविधान सभा न बुलाई जाए और वो दबाव लंदन में इटली तक पहुंचा, मेरा ख्याल है कि वो दबाव चर्चिल के कारण, इसके प्रमाण भी आए हैं, चर्चिल ने हस्तक्षेप किया और इस तरह से लॉर्ड एटली ने 20 नवंबर को जैसे ही संविधान सभा बुलाने की बात की गई तो 2-3 दिन बाद पंडित नेहरू को लॉर्ड एटली फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आप लंदन आ जाइए। नेहरू जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर उनके दोस्तों ने और लोगों ने उनको कहा होगा और अंततः वो उन्होंने मान लिया। ये 24-25 नवंबर की बात होनी चाहिए। और एक ही जहाज से लॉर्ड वेवेल भी, लियाकत अली भी, जिन्ना भी, सरदार बलदेव सिंह भी और जवाहरलाल नेहरू लंदन की बैठक के लिए जाते हैं। और वो बैठक 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक यानी 5 दिन चलती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता है। जिन्ना रुक गए वहाँ, जिन्ना ने कुछ वहाँ जो पर्दे के पीछे घटनाएं हुई या जो कुछ वो करना चाहते थे उसके लिए रुके, परंतु नेहरू सीधे वापस आए और वो 7 दिसंबर को नेहरू यहाँ आ गए हैं और संविधान सभा अपने समय पर से शुरू हुई। जो मेमोयर हैं संविधान सभा के सदस्यों के, उससे और वैसे भी हम लोग कह सकते हैं कि कड़ाके की सर्दी थी, लेकिन संविधान सभा के 210 सदस्य 11 बजे सभा शुरू होने वाली है, परंतु 9:30 बजे से ही लोग आने शुरू हो गए और 10 बजे तक सभी आ गए। केवल जो नहीं आए वो सरदार पटेल ने ऐन समय पर आए हैं और उनके बाद जवाहरलाल नेहरू आए। तो मैं ये कहूँगा कि पंडित नेहरू को इस बात की सफलता मिली
कि उन्होंने संविधान सभा को एक नए उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। संविधान सभा बैठी और अहिंसक तरीके से जो आंदोलन चला था, मैं ये कहूँगा कि संविधान सभा उस अहिंसक आंदोलन की पृष्ठभूमि में एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्रांति थी। संविधान सभा का गठन और उसका बैठना, और जवाहरलाल नेहरू शब्दों की जादूगरी में संविधान सभा की सीमाओं को कैद कर उसे स्वाधीनता का एक जरिया बनाने की उन्होंने सूझ दिखाई। ये इसका दूसरा पहलू है। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से, मैंने जैसा आपसे कहा कि एक विशेषज्ञ समूह बनाया था 8 जुलाई 1946 को, और उस विशेषज्ञ समिति में जवाहरलाल नेहरू स्वयं अध्यक्ष थे। आसफ अली, एन गोपाला स्वामी अयंगार, केटी शाह, के संथानम, हुमायूं कबीर, टी.आर. गाडगिल और के मुंशी, ये 7 सदस्य थे इसमें। के मुंशी 1946 के 18 फरवरी तक कांग्रेस से बाहर थे। सरदार पटेल उनको चाहते थे कि वो कांग्रेस में आ जाएं, उनसे बातचीत भी चल रही थी। लेकिन जिस दिन नौसेना विद्रोह हुआ उस दिन मुंशी मुंबई पहुंचे और उन्होंने गांधी जी से भेंट की, और गांधी जी ने उनसे कहा कि तुम सबसे पहला काम ये करो कि कांग्रेस के दफ्तर जाकर और 4 आने की सदस्यता ग्रहण करो। तो उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, और गांधी जी ने ही मुंशी को जापान का बहुत बड़ा प्रस्ताव था। एक वकील के नाते उन पैसे की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था वो। उन्होंने जाकर गांधी जी को बताया कि ये मेरे पास ये प्रस्ताव है। तो उन्होंने कहा कि वो उसको मना करो और तुम वकालत वगैरह भी अपनी कम करो। जवाहरलाल नेहरू एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने जा रहे हैं, उसमें तुमको काम करना है। और वैसा ही के मुंशी ने किया। के मुंशी के बारे में मैं बोलूँगा तो वो गाड़ी पटरी से उतर जाएगी, इसलिए मैं अभी इस विषय पर ही रहना चाहता हूँ। ये मैंने जैसा आपको कहा कि पंडित नेहरू ने के मुंशी से कहा था कि दो काम आप लोग करें। संविधान सभा के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर काम करिए और सभा की नियमावली पर काम करिए, और इसमें प्रमुख भूमिका दोनों में जिनकी है, दावे बहुत लोग करते हैं, जैसे वी.के. कृष्ण मेनन ने भी दावा किया है कि मैंने भी वो जो रेजोल्यूशन था वो मैंने ही ड्राफ्ट किया है, लेकिन वास्तव में के मुंशी और दूसरे एन गोपाला स्वामी अयंगार की ये मुख्य भूमिका थी। संविधान सभा के 5वें दिन 13 दिसंबर को पंडित नेहरू ने एक संकल्प प्रस्ताव रखा, और मैं ये कहूँगा कि संविधान अगर एक इमारत है तो संकल्प प्रस्ताव उसका वह नक्शा है जिस पर उसे बनाया जाना था। वो नक्शा 6 माह में बना, यानी वो प्रस्ताव बनाने में, प्रस्ताव की तैयारी में, प्रस्ताव के ड्राफ्टिंग में 6 महीने लगे हैं। संविधान सभा की कार्रवाई में इसे भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा पत्र शीर्षक दिया गया है, और मैं समझता हूँ कि ये ठीक ही शीर्षक है। पहली घोषणा यह है कि संविधान सभा भारतवर्ष को एक पूर्ण स्वतंत्र जनतंत्र घोषित करने का दृढ़ और गंभीर संकल्प प्रकट करती है। यह है मुख्य थीम। लंबी बहस हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह लग रहा था कि संकल्प प्रस्ताव वो रखेंगे और संविधान सभा उसको फटाफट माने तत्क्षण पारित कर देगी, और उनकी अपील में भी ये बात है कि आप इस पर बहुत बहस वगैरह मत करिए, इसको स्वीकार करिए। लेकिन वैसा हुआ नहीं।
मुकुंद राव जयकर जो जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू के साथी थे, स्वराज्य पार्टी में भी और वैसे भी स्वाधीनता आंदोलन में भी। मुकुंद राव जयकर हिंदू महासभा में भी थे। वो खड़े हुए, उन्होंने एक संशोधन रखा और संशोधन रखने के बाद जो उस पर बहस हुई तो वो बहस लंबी चली। हमको ये जानना चाहिए कि मुकुंद राव जयकर का संशोधन क्या था, और मुकुंद राव जयकर ने जो चेतावनी दी थी वो चेतावनी ऐतिहासिक साबित हुई। मुकुंद राव जयकर ने कहा कि मुस्लिम लीग जब तक इस संविधान सभा में नहीं है तब तक हमको संविधान कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी हुई संविधान सभा में हमें इस प्रस्ताव को पर विचार स्थगित कर देना चाहिए। और 3-4 दिन जो बहस हुई उसके बाद सचमुच मुकुंद राव जयकर के संशोधन के कारण विचार स्थगित कर दिया गया। जो प्रस्ताव नेहरू जी ने रखा था उसमें 8 बातें थी। नंबर 1, भारत शासन के लिए, भावी शासन के लिए संविधान की रचना करना पहली बात थी। दूसरा कि एक भारत अपने शासन के दृष्टि से चरित्र में संघ होगा और उसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें दोनों शामिल होंगी। संघ और राज्य में कार्य विभाजन होगा। जो मूल योजना थी उसमें राज्यों का अपना संविधान होगा और केंद्र का अलग संविधान होगा। हाँ, सोवरेनिटी नागरिक में होगी, जनता में होगी। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अधिकार दिए जाएंगे। आरक्षण का आश्वासन था। राष्ट्रीय सुरक्षा और विश्व शांति में भारत का योगदान, ये 8 बातें थी। नेहरू ने अपने भाषण में फ्रांस की जो संविधान सभा थी उसका उदाहरण देकर, आप सब जानते हैं कि फ्रांस में संविधान सभा जो बैठी राजा की अनुमति नहीं थी, तो एक छोटे से क्लब में वह बैठी थी। उसी को याद करके जवाहरलाल नेहरू ने कहा उसी तरह से ये संविधान सभा भी तब तक बैठेगी जब तक अपना काम पूरा कर नहीं लेती। और ये सचमुच उन कठिन परिस्थितियों में ये कहना और उसको निभाना, ये मैं समझता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू को नमन करने के लिए बहुत काफ़ी है। संकल्प प्रस्ताव से अलग मैं कहूँगा कि एक दृढ़ निश्चय भी उन्होंने प्रकट किया। जैसा मैंने कहा कि प्रस्ताव पर बहस हुई, मुस्लिम लीग की प्रतीक्षा में अंततः जब संविधान सभा ने माना कि वो मुस्लिम लीग नहीं आएगी, तो 22 जनवरी 1947 को वह प्रस्ताव पारित हुआ और इस तरह से संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया। एक सप्ताह बाद जब बेवेल ने की जवाहरलाल नेहरू से भेंट हुई तो बेवेल ने भी मुस्लिम लीग के दबाव के बावजूद ये कहा कि संविधान सभा को भंग नहीं किया जाएगा। जैसा मुस्लिम लीग चाहती है हम ये नहीं मानने जा रहे हैं। तो इस तरह से संविधान सभा की, भारत के नेतृत्व की, कांग्रेस के नेतृत्व की, संविधान सभा में जो सभी दलों के लोग थे, सभी विचारों के लोग थे, उनकी एक बड़ी विजय थी। और इस तरह से संविधान सभा मैं कहूँगा कि 4 चरणों में संविधान सभा का काम पूरा होता है। पहला चरण है
9 दिसंबर 1946 से 2 जून 1947 तक। ये बहुत ऐसा समय है जिसमें सब कुछ अनिश्चित था। जो लोग संविधान सभा में उस दौरान विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रस्तावों पर बोल रहे हैं, उनको ध्यान से पढ़ें तो, और अनौपचारिक चर्चा में भी वो बात कर रहे हैं कि कहीं जो हम कोशिश कर रहे हैं वो कहीं मोतीलाल नेहरू कमेटी का हस्र न हो इसका, यानी हम संविधान बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। जब 2 जून को भारत के विभाजन की घोषणा हो गई तो 3 जून से लेकर और 14 अगस्त तक जो सिलसिला चला संविधान सभा का, वह एक दिशा में आगे बढ़ने लगा। और तीसरा चरण है 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 का, जिसमें विभाजित भारत के लिए संविधान बना, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के विलय की प्रक्रिया संविधान सभा में और उससे ज़्यादा संविधान सभा से बाहर चली। और ये इसमें जो संविधान सभा का की फिलॉसफी है, संविधान सभा का राजनीतिक दर्शन है, उसको गढ़ने में रोल केवल एक व्यक्ति का है और उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन ये सब कहते हुए मेरे मन में ये सवाल बार बार आता है, मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ। आप मुझसे सहमत हो ना हो ये आपका प्रश्न है और मेरा भी है, लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि जब 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्ताव रखा, वो प्रस्ताव तो अखंड भारत के लिए था, उस भारत के लिए था जिसमें पाकिस्तान की कोई जगह नहीं थी, उस भारत के लिए था जिसका फैसला, जिसका संकल्प रावी के तट पर हुआ था। तो जब 2 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा हो गई तो आखिर संविधान सभा में नया संकल्प प्रस्ताव क्यों नहीं रखा गया, ये हमको पूछना चाहिए जवाहरलाल नेहरू जहाँ भी हों उनसे। जवाहरलाल नेहरू की आत्मा जहाँ भी हो, आत्मा को बुलाने का भी अपने यहाँ प्रावधान है। परंतु ये सवाल संविधान सभा से भी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी है, महात्मा गांधी से भी है और उन सब लोगों से है जो उस समय नेतृत्व कर रहे थे, कि और किसी ने भी संविधान सभा के अंदर ये सवाल उठाया भी नहीं है, जहाँ तक मैं संविधान सभा की कार्रवाई पढ़ पाया हूँ। परंतु मुझे ये बार बार लगता है कि एक नया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की ज़रूरत 15 अगस्त के बाद थी और उस प्रस्ताव के न होने के कारण जो संविधान है वो बहुत मामलों में अस्पष्ट है, उसमें भ्रांतियां बहुत हैं, उसमें भ्रम बहुत है और उसमें दृष्टि साफ नहीं है। लेकिन ये कहने के बाद मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि भारत की संविधान सभा एक अनूठा प्रयोग है, संभवतः विश्व के आधुनिक इतिहास में पहला और अभी तक उसके समानांतर कोई दूसरा प्रयोग नहीं हुआ है। और इसका अनूठापन 3 बातों में है। एक कि युद्ध नहीं तो कम से कम युद्ध जैसी परिस्थिति, गृह युद्ध जैसी परिस्थिति में संविधान सभा बैठी थी। 16 अगस्त
1946 के नरसंहार के बाद 16 अगस्त 1946 का नरसंहार और 9 दिसंबर 1946 को, यानी कुछ महीने बाद एक संविधान सभा बैठती है और चारों तरफ हिंसा है, हिंसा का लावा फूट रहा है। महात्मा गांधी संविधान सभा बैठी हुई है और महात्मा गांधी नोआखाली में है, और जब जब संविधान सभा पर सवाल खड़े हुए, संविधान सभा संकट में पड़ी, तो जवाहरलाल नेहरू भाग करके श्री रामपुर जाते हैं। सरदार पटेल नहीं गए, परंतु सरदार पटेल पत्र जरूर लिखते रहे कि बापू आप आ जाइए, क्योंकि आपके परामर्श की जरूरत है। और अंततः श्री रामपुर में जो जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी की एकांत में अलग जो छोटी सी भेंट है, उस भेंट के बाद जो प्रस्ताव गांधी जी ने ड्राफ्ट किया, जवाहरलाल नेहरू को भिजवाया, उसी को 5 जनवरी 1947 को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने पारित किया। और उस प्रस्ताव के पारित होने के बाद लंदन में मीडिया ने कांग्रेस के उस प्रस्ताव का और भारत के बहुसंख्यक की भावना का समर्थन किया और कहा कि संविधान सभा को भंग करने की मांग अनुचित है। और ये जो वातावरण बना लंदन में, वह जवाहरलाल नेहरू के कारण नहीं बना, वो महात्मा गांधी के कारण बना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि गृह युद्ध की परिस्थिति में ऐसी सभा बनना वैसा ही है जैसे महाभारत के कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण का गीता का उपदेश। और दूसरी बात कि संविधान सभा में हालांकि कांग्रेस के टिकट पर ही लोग थे, और तब कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं था, एक मंच था, परंतु हर विचारधारा के लोग थे उसमें, प्रत्यक्ष और परोक्ष सबकी सहभागिता थी। हाँ, घोषित रूप से सोशलिस्ट पार्टी ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, लेकिन उनका भी एक प्रतिनिधि सेठ वहाँ उस संविधान सभा में थे और वो माने जाते थे कि सोशलिस्टों के प्रतिनिधि हैं। कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र ने अभी हमको एक जवाहरलाल नेहरू का पत्र दिया, जो जेपी के पत्र के जवाब में है। जेपी का पत्र तो नहीं मिला है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का पत्र मैंने पढ़ा, जिसमें वो जेपी ने संभवतः उनको लिखा था कि हमने पुनर्विचार किया है और हम संविधान सभा में आना चाहते हैं। तो नेहरू जी ने कहा कि अब देर हो गई है और अब जगह खाली भी नहीं है। तीसरी बात ये कि संविधान सभा में जितनी बहस हो रही थी, उससे ज़्यादा संविधान के बारे में बहस संविधान सभा से बाहर हो रही थी, और वो बहस आज भी है। शायद मुझे नहीं मालूम कि दुनिया के किसी और संविधान पर संविधान सभा के अंदर और संविधान सभा के बाहर इतनी बहस हुई हो। ये बात अलग है कि जो संविधान बना वह बहस से उठे हुए मुद्दों से मोटे तौर पर कटा हुआ है, और अब तो लोगों ने हिसाब लगा करके बता दिया है कि मूल जो संविधान है वो 395 अनुच्छेद हैं, उसमें से सिर्फ 155 अनुच्छेद ऐसे हैं जो संविधान सभा ने जोड़े हैं। बाकी शेष अनुच्छेद शब्दशः उसी तरह से, इसको साहित्य की चोरी मत मानिए, संविधान सभा पर आप कोई मुकदमा साहित्य की चोरी का नहीं लगा सकते, लेकिन 1935 के एक्ट का एक एक अनुच्छेद उठा करके और उसको
बैठा दिया गया है। केवल 155 अनुच्छेद जो है वो नए हैं। और इसीलिए मेरे जैसा व्यक्ति मानता है कि ये संविधान जो मूल संविधान है, मैं उस पर आऊँगा कि मूल संविधान के बाद क्या हुआ है, और अपनी बात जल्दी मैं पूरी करता हूँ। और ये देर हो रही है ना सर, 5 मिनट और होने जा रहा है सर, तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी हम मैं कर लेंगे तो अच्छा। आप लोग अब इनसे मैं नहीं पूछूंगा। अब मैं आपसे पूछूंगा, हम जल्दी समाप्त करते हैं। सर, हम इसको। आपको घंटों सुन सकते हैं। मैं समझ गया। डिबेट भी, बहस भी हाँ, हो। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, तो मैं अब खत्म करता हूँ। इन्होंने 5 मिनट दिया है, आप हमको 5 मिनट और दे दीजिए तो अच्छा, तो मैंने कहा कि जो संविधान सभा में बहस हुई, संविधान सभा के बाहर बहस हुई, उससे मूल संविधान कटा हुआ है। और इसलिए मेरे जैसा आदमी मूल संविधान को औपनिवेशिक संविधान का विस्तार मानता। जो 45-46 में परिस्थितियां राजनीतिक थी, उसमें संविधान निर्माण का प्रयास बड़ी असंभव दिखने वाली घटना थी, और ऐसी कोशिश थी जिसमें अविश्वास ज़्यादा था, श्रद्धा कम थी। एक विश्वास भी था कि जिसमें उतना ही अविश्वास भी था। अब ये मैं ये कह सकता हूँ कि साम्राज्यवादी षड्यंत्र और उसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक उपद्रवों, भारत विभाजन, विस्थापन, त्रासदी, विभाजन की विभीषिका के बीच संविधान का एक गीत जन्मा, ये भारत की उपलब्धि है। वह सुरीला है या अराजक है, ये संविधान पढ़ने वाले तय करेंगे। लेकिन जो भी नाम दे, भारत का संविधान आखिर आकार ले सका। और ये संविधान क्या ऊर्ध्वगामी है, क्या भारत की प्राचीन आदर्श राज्य व्यवस्था के तत्व इसमें हैं, क्या यह इतना ऊंचा है जो सामान्य जन की लंबाई से उसे छू नहीं सकती, जैसे खजूर का वृक्ष। और जो मुकदमों की हालत है, जो राष्ट्रपति ने कहा है अभी, उसको ध्यान में रखें तो मुझे लगता है कि ये खजूर के वृक्ष की उपमा सही होगी। क्या संविधान भारत की भाषा, भावना, विचार, जीवन मूल्य, संस्कृति और परंपरा में है? ये प्रश्न हैं और रहेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस संवैधानिक मार्ग पर भारत 1950 से चल रहा है, उस की दिशा सही है नहीं है, यह बहस का विषय है। लेकिन यह भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उनके प्रयास से जो संविधान बना है, संविधान सभा बनी है, उसका श्रेय अगर किसी एक आदमी को देना चाहें तो वह जवाहरलाल नेहरू हैं। और जो मूल संविधान ने भी जो दिया है, क्या हमने उसका हमने क्या उपयोग किया, ये सोचने की भी ज़रूरत है। और क्या क्या दिया है, ये जानने की ज़रूरत है। एक अवधारणा है कि भारत एक राष्ट्र बन रहा है, और ये जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपनी जीवनी लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी, तो उन्होंने उसका शीर्षक दिया, इंडिया मेकिंग ए नेशन। मुझे ऐसा लगता है कि भारत प्राचीन और सनातन राष्ट्र है, और संविधान जो है वो भारत राष्ट्र बन रहा है उस अवधारणा का दस्तावेज। अब मैं अपनी बातें पूरी करना चाहता हूँ। क्या संविधान में आमूल परिवर्तन हो? क्या संविधान के अनुभवों पर पुनरावलोकन होना चाहिए?
कहाँ क्या सुधार जरूरी है। सुधार और परिष्कार एक दूसरे के पर्याय भी हैं। संविधान सेवा, सत्ता, शासन, तंत्र, न्याय, जन कल्याण का प्रतीक है। यह उसके विविध आयाम हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के 6 महीने 6 दिन बाद ही, अब इसके प्रमाण आ गए हैं, दस्तावेज हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत बेसब्री से संविधान संशोधन पर विचार करने लगे। उनके जो पत्र व्यवहार हैं मुख्यमंत्रियों के नाम, उन पत्रों को आप पढ़िए तो तमिलनाडु से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री और विधान चंद्र राय तक के, बंगाल के मुख्यमंत्री, उन सबको वो लिखते हैं कि हमको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और ये क्यों? क्योंकि उनके रास्ते में उनका ही बनाया हुआ संविधान रुकावट बन रहा था। यही वह संविधान था जिसे उन्होंने कभी देश की गणतांत्रिक स्वतंत्रता की बुनियाद बताया था। एक तरफ संविधान था तो दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक एजेंडा था। और परिणाम स्वरूप 18 जून 1951 को भारत के संविधान का पहला संशोधन हुआ और वो असंवैधानिक संविधान संशोधन है। पाकिस्तान ने जवाहरलाल नेहरू की कोई एक बात की नकल की है तो वो यही है। पाकिस्तान में जितने संविधान संशोधन हुए हैं वो असंवैधानिक संविधान संशोधन हुए हैं। वो नेहरू जी की उन्होंने ठीक नकल की है। लेकिन संविधान का पहला संशोधन असंवैधानिक है। मैं बहुत विस्तार से इस पर नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको केवल कसौटी के तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि संविधान के में जो 368 आर्टिकल है वो संविधान संशोधन की व्यवस्था बताता है। और राज्यसभा जब तक न हो, मैंने कोई भी छोटा संविधान संशोधन हो, बड़ा संशोधन हो, उसे दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। 12 जून 1951 को जब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा, वो फिर स्टैंडिंग कमेटी में भी गया और अंततः पारित हुआ 12 मई। तो उस दिन राज्यसभा उस समय नहीं थी और इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मन में बड़ी दुविधा थी। उन्होंने कई दिनों तक उस को रोक करके रखा था और अंत में अपने एक मित्र और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट की सलाह पर और जवाहरलाल नेहरू के संदेशवाहक के रूप में भी वो गए थे राजेंद्र बाबू के पास, तो उन्होंने दस्तखत कर दिया। अंत में जो मैं कहूँगा कि जो तथ्य मुझे मिले, जिनमें से कुछ को यहाँ रखा, अगर पंडित नेहरू होते तो मुझे विश्वास है कि वे कहते कि हाँ राम बहादुर राय सही कर रहे हैं, और वो ये भी स्वीकार करते कि मैंने तानाशाही तरीके से संविधान में असंवैधानिक संशोधन कराए। अब इस संविधान को संसद और सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आखिरी वाक्य कहना चाहता हूँ कि नेहरू जी ने जो संशोधन कराए वो तो कराए ही, लेकिन उसके बाद अब तक जो मूल संविधान है उसे संसद ने और सुप्रीम कोर्ट ने 10 बार फिर से लिख दिया है। हमने यहाँ जो चर्चा की वो मूल संविधान की जो स्वतंत्रता यानी अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति का माध्यम बना। मैं अपनी बात यहीं पर पूरी करता हूँ।